Now I discuss the chemical properties of matters, जिसमें पिछले क्लास में आपको जनरल रूप से रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कराया था। आज हम लोग जनरली रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर पर डिस्कस करेंगे। यानी टॉपिक मेरे पास होगा रिएक्शन of metals, reaction of metals with water, लेकिन इसके पहले हमने आपको रिएक्शन ऑफ विथ वाटर्स में हम आपको पहले एक्टिविटी सीरीज का सहारा लेंगे, जिसके एक्टिविटी सीरीज का सहारा लेने से हम आसानी से वाटर के डिफरेंट कंडीशन के साथ, यानी कुछ रिएक्टिव हाई जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके वाटर के किसी कंडीशन के साथ वह रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम इस पर पहले हम रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज पर नजर डालेंगे। एक्टिविटी सीरीज के लिए बहुत आसान हमने आपको सिखाया था कि इसको स्लोगन टाइप पर हमको याद रखना है, जिसमें हमने आपको ऑफलाइन क्लास में दिया था काना का मांग अर्जन फेकोनी सिंदूर पीबीएच कुहप्पा, जिसको नोट किया जाएगा एक्टिविटी सीरीज में। के इज ग्रेटर देन एन ए इज ग्रेटर देन CA is greater than MG is greater than AL is greater than ZN is greater than FE is greater than CO is greater than SN is greater than PV is greater than H is greater than CU is greater than HG is greater than AG is greater than AU is greater than PT। यानी ऐसी स्थिति में हम लोग डिस्कस पर जब खड़ा है तो एक्टिविटी सीरीज में ये दिखा रहे हाई रिएक्टिव मेटल्स है। यानी जैसे ही हमने लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं एक्टिविटी सीरीज घटती है। यानी ऐसी स्थिति में ये मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स है। इसके बाद ये लोग जो नजर आ रहे हैं नॉन रिएक्टिव या लिस्ट एक्टिव है, इनकी एक्टिविटी ऑफ वाटर पर देखा जाए तो जनरली हमारे पास मिलती है कि इतने मेंबर जो नजर आ रहे हैं वह जनरली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ। ये जो रिएक्ट करेंगे वो हॉट वाटर के साथ करेंगे। ये लोग जो रिएक्ट करने के लिए तैयार हैं वह जनरली वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन इतने जो मेंबर नजर आ रहे हैं वह जनरली वाटर के किसी कंडीशन के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं दिखाएगा। यानी इस पे दिखाएंगे डू नॉट react with water under any कंडीशन। यानी वाटर के साथ किसी कंडीशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कौन? तो टीन है, सीसा है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड और प्लेटिनम है। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी जो होगी वह हाई होगा। लेकिन एक भी ध्यान देना, ये रिएक्शन में जनरली यहाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिसको हमने अपने पढ़े थे कि थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर जनरली रिएक्शन टू टाइप्स बटेगा। एक हम बता रहे थे आपको एक्सोथर्मिक, दूसरे को हम बता रहे थे एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का पहचाने कि चेंजेबल केमिकल चेंजेबल्स होती है, हीट का रिलीजिंग होगा।
इंडो होगा थर्मिक, तो जनरली केमिकल चेंजेबल के टाइम्स में वह जनरली इनर हीट को ऑब्जर्व करेगा। और ऐसी स्थिति में यहां ये दोनों इतनी हाई एक्टिव हैं कि इनकी एक्टिविटी वाटर के साथ उतना ही है, दूसरी चीज ऑक्सीजन के साथ इतनी ही है, इन्वायरमेंट के वायुमंडल के साथ, इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उतना ही है, और इन्वायरमेंट में मॉइस्चर के साथ है। इसलिए इन दोनों को हम लोग प्रिवेंट के लिए केरोसिन ऑयल में ड्रॉप कर देते हैं। यानी ऐसी स्थिति में इसके लिए हम दिखा रहे हैं, इस मैटर को हटा रहे हैं, और हटाने के बाद यहां लिख रहे हैं इन दोनों को प्रिवेंट टू इट, प्रिवेंट टू इट ड्रॉप इन केरोसिन ऑयल। कहां इसको रखते हैं हम लोग? केरोसिन ऑयल में, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाई है, जिसके कारण ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी दिखाएगा, इन्वायरमेंट का मॉइस्चर के साथ रिएक्टिविटी भी दिखा देगा। नतीजा ये सुरक्षित नहीं होगा। यानी इसको प्रिवेंट करने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए हम इसको जनरली केरोसिन ऑयल में ड्रॉप करके रखते हैं। जबकि इस स्थिति में यहां पर जब नजर डाला जाएगा, तो यहां पर जब नजर डालेंगे तो इनके रिएक्टिव में वाटर कोल्ड डाला जाएगा, इनके लिए हॉट डाल रहे हैं, इन लोग के लिए स्टीम डाल रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि हम वाटर के एनी कंडीशन, चाहे तो हॉट दो, चाहे तो स्टीम दिया जाए, चाहे तो कोल्ड दिया जाए, उनके लिए कोई रिएक्टिविटी शो नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हम एग्जाम्पल डालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 पहले ही यदि हमने सोडियम में पोटेशियम को ले रहे तो हमने पहले बताया है कि इसको केरोसिन में ड्रॉप करके रख रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंट होने के लिए। यदि प्रिवेंट नहीं रखेंगे तो ये जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो एनवायरमेंट का मॉइस्चर रिएक्ट कर जाएगा, और नहीं तो एनवायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर लेगा। तो इसके पहले हम लोग इसको केरोसिन से आउट कर लेते हैं, और लिटमस पेपर पर उसको पैक कर उसको हम ड्राई कर लेते हैं, और फिर इसको रिएक्ट करते हैं, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि पोटेशियम reacts with water to form potassium लेकिन इसके पहले एक कॉमन फॉर्म में डाल देते हैं। एक कॉमन फॉर्म में डालते हैं तो हम लिखेंगे कॉमन फॉर्म में कि metals react with water to form metal hydroxide oxide and hydrogen गैस। सीधा याद रखना है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा, वह चाहे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा या फिर ऑक्साइड बनाएगा, और दूसरी में वह हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन यहां आ रहा है मेटल का हाइड्रोक्साइड और मेटल का ऑक्साइड, तो यहां यही कंडीशन याद रखना है कि यदि मेटल को कोल्ड वाटर और हॉट वाटर मिल रहा है तो उस समय वह मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन वही मेटल को यदि स्टीम मिल गया तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। यानी ऐसी स्थिति में यहां लिखना है कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ उस मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्मेट होगा, यदि उसको स्टीम मिलती है तो बनाएगा वह ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन दोनों कंडीशन में वह हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करेगा। यानी डायटीज नोट किया जाए तो डायटीज में मिलेगा मेटल प्लस वाटर, लेकिन वाटर का कंडीशन क्या रहेगा, चाहे तो कोल्ड रहेगा या हॉट रहेगा, कोल्ड और
हॉट। ये दोनों केसेस को मिलेगा, तभी बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन यदि मेटल को वाटर के साथ स्टीम मिलती है, कौन किस में आ रहे हैं, स्टीम में, तो उस समय उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेट होगा, मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेट होगा, और साथ ही इवॉल्व ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये भी हमने देखा है, पीछे क्लास में डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, तो हमने कहा है कि मेटल का डेंसिटी जो होती है हाई होती है, जिसके कारण वह हार्ड होता है। लेकिन हमने एक्सेप्शन में कुछ को दिखाया था कि वह सॉफ्ट है। क्या है, सॉफ्ट है, यानी वैसी स्थिति में उसका डेंसिटी लोवेस्ट है। ये लोग जो होते हैं ये ऐसे मेटल्स नजर आ रहे हैं जो जनरली सॉफ्ट होते हैं, इसका मतलब डेंसिटी में लोवेस्ट होती है। और ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल पर जब गुजरा जाए, एग्जाम्पल पर हम स्टेप बढ़ाते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जब यूज करते हैं तो हम मिलता है कि पोटेशियम reacts with water to form potassium hydroxide and hydrogen गैस। यानी रिएक्शन एरिया हम दिखा रहे हैं, रिएक्टेंट मेरे पास पोटेशियम है, दूसरा वाटर है, फॉर्मेटेड कंपाउंड जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस। यानी ऐसी स्थिति में इस केमिकल रिएक्शन को लैंग्वेज के आधार पर जब हम लोग इसका केमिकल इक्वेशन नोट किया जाए, तो रिएक्टेंट एरिया में पहले मेरे पास सोडियम है। कौन है, सोडियम, जो मेटल होने के कारण इनकी स्टेट जो होगा वह सॉलिड होगा। कौन सा होगा, सॉलिड होगा। इसलिए एक्सेप्शन हमने दिखाया कि मेटल जो होते हैं वे सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में। इनकी दूसरी रिएक्शन हमने वाटर से करा है, यानी रिएक्टेंट एरिया में वाटर है जो लिक्विड होगा, लेकिन यह जनरली कोल्ड होगा। क्या होगा, कोल्ड होगा। और उस समय फॉर्मेटेड कंपाउंड जो है वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यानी ऐसी स्थिति में यह दिखा रहा है कि मेरे पास 2 रेडिकल है। एक रेडिकल मेरे पास पोटेशियम है जिनकी वैलेंसी 1 है, दूसरा रेडिकल मेरे पास हाइड्रोक्साइड है जिनका सिंबल OH और वैलेंसी 1 है। यदि मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने की क्लास में हम लोग 9th में सीखे थे कि हम लोग वैलेंसी का इंटरचेंजिंग कर देते हैं, और जब इंटरचेंजिंग करते हैं तो कंडीशन है कि यदि वैलेंस इक्वल है तो नोटेशन नहीं होगा। यानी ऐसी स्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वह KOH प्लस साथ ही वह मिले हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट होगा। लेकिन एक ध्यान देना है, इस सिस्टम जो होगा सॉलिड, एक ध्यान देना, हमने बोला कि एक्सोथर्मिक सिस्टम होगा। हमने क्या करते हैं, एक पैट्री डिश लेते हैं, पैट्री डिश में जब वाटर को डाल देते हैं, और जब वाटर में यदि पोटेशियम या सोडियम, पोटेशियम का जब टुकड़ा डालते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट होगा, और उस समय हाइड्रोजन गैस का बबल्स ऊपर की ओर उठेगी। अच्छा, बबल ऊपर की ओर उठेगा तो उस समय उसके साथ पोटेशियम का भी पार्टिकल वाटर लेयर पर फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन उस समय प्रोसेस एक्सोथर्मिक होने के कारण हाइड्रोजन को बर्न टेम्परेचर मिल जाएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन जल जाएगा। यानी हाइड्रोजन जलना शुरू कर देगा, बर्न करना शुरू कर देगा, साथ ही पोटेशियम भी बर्न करना शुरू कर देगा। लेकिन उस समय पोटेशियम जिस समय बर्न करेगा
उस समय उनकी फ्लेम जो होगी वह लिलिक फ्लेम के साथ बर्न करेगा। किस फ्लेम के साथ? इनकी पोटेशियम का बर्न जब होगा तो लिलिक फ्लेम के साथ होगा। और इनके बर्न टेम्परेचर आ रहा है, कंबुशन टेम्परेचर आ रहा है कहां से? तो हमने सीधे बता रहे कि प्रोसेस जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन भी जल उठता है, और पोटेशियम भी क्या करता है? जल उठता है। और ऐसी स्थिति में हमने केमिकल इक्वेशन लिखने के टाइम में हमेशा हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। कौन इक्वेशन? बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन बहुत आसान ट्रिक हमने सीखा है कि एलिमेंट मॉलिक्यूल का बैलेंस सबसे बाद में, कंपाउंड मॉलिक्यूल का बैलेंस सबसे पहले। कंपाउंड मॉलिक्यूल में भी उस मॉलिक्यूल का जिनके जरूरत के अनुसार एटम ऑड है उनकी बैलेंसिंग सबसे पहले करते हैं। हम यहां दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है कंपाउंड मॉलिक्यूल में ऑड है, इसको इवन बनाने के लिए 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में पोटेशियम का भी 2 मल्टीप्लाई टाइम लेना पड़ेगा, 2 टाइम। और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का भी 2 टाइम मल्टीप्लाई यहां पढ़ना होगा। नतीजा मेरे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल नंबर 2 यूज करते हैं। और यदि एग्जाम्पल नंबर 2 बैलेंस करते हैं, यदि लेते हैं तो मेरे पास मिलेगा सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, to form sodium hydroxide, and hydrogen गैस। इन इस रिएक्शन पर नोट करता है तो यहां दिखा रहे हैं कि रिएक्टिंग एरिया का मेंबर एक सोडियम है, दूसरा वाटर है, प्रोडक्ट एरिया में खड़ा है वह हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है। यदि केमिकल इक्वेशन नोट किया जाए तो केमिकल इक्वेशन नोट करने के लिए हमें सबसे पहले रिएक्टिंग एरिया का मेंबर सोडियम को नोट करेंगे। मेटल है इसलिए स्टेट में सॉलिड होगा। दूसरी चीज, रिएक्टिंग एरिया में दूसरा मेंबर वाटर है लेकिन यह कोल्ड है, और प्रोडक्ट एरिया में मेरे पास जो मेंबर आ रहा है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऐसी स्थिति में यहां 2 रेडिकल दिखा रहा है। एक मेरे पास सोडियम है जिसका सिंबल Na और वैलेंसी 1 है, लेकिन दूसरा रेडिकल मेरे पास हाइड्रोक्साइड जिसका सिंबल OH है, वैलेंसी 1 है, और दोनों का वैलेंसी इक्वल है। इसलिए हमने पीछे सीखे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट करने में वैलेंसी का इंटरचेंजिंग के टाइम में यदि इक्वल है तो रोटेशन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में रोटेशन मेरे पास चलेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्थिति में होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस होगा। हम भी बैलेंस इक्वेशन का सहारा लेंगे। यदि बैलेंस इक्वेशन में चलते हैं तो यहाँ इवेन और ऑड वाली कहानी भी शुरू हो रही है। कंपाउंड मॉलिक्यूल है, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, कंपाउंड मॉलिक्यूल है, एलिमेंट मॉलिक्यूल है। लेकिन हमने पहले ही बोला है कि कंपाउंड मॉलिक्यूल में भी इसको पहले हमने चीज कहते हैं जो खास करके ऑड है। यहाँ हाइड्रोजन इवेन और ऑड का केस बनाकर खड़ा है, इसलिए इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई ले लेते हैं। 2 टाइम मल्टीप्लाई लेने के कारण सोडियम को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। अभी ऑक्सीजन का भी ऐसा ही कंडीशन आ रहा है, ऑर्डर इवन का केस है, 2 टाइम मल्टीप्लाई। यानी ऐसी स्थिति में ये मेरे पास बैलेंस इक्वेशन है। यहां भी वही घटना हो रही है जिसमें हम लोग कहा कि सोडियम को क्या करना है कि केरोसिन से आउट कर लेना है। अब केरोसिन से आउट करने के बाद उसको लिटमस पेपर में टर्न कर देना है ताकि वह ड्राई हो जाए, और एक पेट्री डिश लेना है। पेट्री डिश में यदि 1/3 पार्ट वाटर से वाटर ड्रॉप कर देना है और उसमें सोडियम का टुकड़ा यानी पीस को ड्रॉप कर देना। जब सोडियम का टुकड़ा ड्रॉप होगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा और उस समय हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। लेकिन यदि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो हाइड्रोजन गैस वाटर में सोल्यूबल नहीं है, नतीजा उसका
बबल ऊपर की ओर उठेगा। अब बबल जब ऊपर की ओर उठेगा तो वैसी स्थिति में सोडियम के टुकड़े को भी ऊपर की ओर उठाना शुरू कर देगा। और जब सोडियम के टुकड़े को भी ऊपर पीस को भी ऊपर उठाना शुरू करेगा तो इसको प्रोसेस एक्सोथर्मिक होने के कारण हाइड्रोजन गैस बर्न कर जाएगा और साथ ही सोडियम भी बर्न कर जाएगा। लेकिन उस समय सोडियम जब बर्न करेगा तो उसकी फ्लेम जो दिखाई देगा वह गोल्डन येलो दिखाई देगा। यहां फ्लेम जो बनेगा वह गोल्डन येलो फ्लेम बनेगा। लेकिन पोटेशियम का दिखा रहे थे कि वह लिलिक फ्लेम के साथ जलेगा, ये जनरली गोल्डन येलो के साथ। यही कारण है कि इनकी जनरली रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ हाई होने के कारण हमने यहां दिखा रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम को प्रिवेंट के ख्याल से उनको हम केरोसिन आयन में ड्रॉप कर देते हैं, यानी प्रिवेंट टू इट ड्रॉपिंग केरोसिन आयन। इसलिए यहां याद रखिएगा कि सिस्टम जो होती है वह आइसोथर्मिक है, यहां हीट रिलीजिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसलिए इस रिएक्शन में सोडियम और पोटेशियम का भी पार्टिकल्स वहां बर्न कर जाता है। जब बर्न करता है तो किसी का फ्लेम लिलिक फ्लेम की ओर जाती है तो किसी का गोल्डन येलो फ्लेम की ओर जाती है। और साथ ही हाइड्रोजन भी बर्न कर जाती है। और जब हाइड्रोजन बर्न करती है तो उस समय पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। और जब पॉप साउंड के साथ बर्न करती है तो वैसी स्थिति में मेरे पास इवॉल्व गैस का हाइड्रोजन। आगे हम लोग दूसरा रिएक्शन एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। हमने आपको क्लियर रखने के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो हम दिखाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कैल्शियम का रिएक्शन करा रहे हैं। ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर, लेकिन इनकी बर्न नहीं होगा। अभी जिस तरह के कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम इन्वायरमेंट के वाटर के साथ रिएक्ट करने के साथ बर्न भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी बर्न नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनका टाइम पर रिलीजिंग हीट जो होगी वह अमाउंट स्मॉलेस्ट होगा, जिसको इसको बर्न टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, नतीजा ये नहीं बन पाएंगे। लेकिन यदि कैल्शियम reacts with water to form calcium hydroxide and hydrogen गैस। यानी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट एरिया में कैल्शियम है, दूसरा वाटर है, प्रोडक्ट एरिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस। स्टेप नोट किया जाए, रिएक्शन पे नोट किया जाए तो कैल्शियम का CH सॉलिड स्टेट में होगा, वाटर जो होगा वह लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन वह कोल्ड होगा। ये रिएक्ट जब करेगा तो उस समय फॉर्मेट होने वाले कंपाउंड मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके तहत 2 रेडिकल आ रहे हैं। एक रेडिकल कैल्शियम है जिसकी वैलेंसी 2 है और दूसरा रेडिकल मेरे पास हाइड्रोक्साइड है जिनकी वैलेंसी 1 है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला नोट करने के टाइम में हमें क्या करना होगा? वैलेंसी का इंटरचेंजिंग होगा, लेकिन जिसकी वैलेंसी 1 होती है वह दूसरे पे इंटरचेंजिंग नहीं होती है। और जनरल ये मिक्सचर रेडिकल है और मिक्सचर रेडिकल में जनरली वैलेंसी नोट करने के लिए उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मिलाते हैं। यानी ऐसी स्थिति में कंपाउंड जो देगा वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, इसके बाद हमने बैलेंस क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। बैलेंस क्वेश्चन का सब सहारा लेते हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ इवन और ऑड का केस दिखा रहा है। यहाँ दिखा रहा है कि ऑक्सीजन प्रोडक्ट एरिया में हमारे पास ऑड है, अति इवन है, और ये कह रहा है कि हम ऑड है, इसलिए इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई लेते हैं। और 2 टाइम मल्टीप्लाई लेते हैं तो इक्वेशन मेरे पास बैलेंस नजर आ रहा है। इसलिए रिएक्टिंग एरिया में कैल्शियम का 1 एटम, प्रोडक्ट में भी कैल्शियम का 1 एटम,
रिएक्टेंट एरिया में हाइड्रोजन का 4 एटम, प्रोडक्ट एरिया में भी हाइड्रोजन का 4 एटम। रिएक्टेंट एरिया में कैल्शियम का 2 एटम्स, प्रोडक्ट एरिया में भी कैल्शियम का 2 एटम। लेकिन वो घटना अभी इसकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है। इसका मतलब कि यदि इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए पेट्री डिश में, तो यदि पेट्री डिश में कराया जाए तो कैल्शियम ड्रॉप कर जाएगा। और कैल्शियम जब ड्रॉप करेगा तो उस समय यहाँ कैल्शियम जल से रिएक्ट, वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस का बल्ब ऊपर की ओर उठेगा और उसके साथ कैल्शियम का टुकड़ा भी, पार्टिकल भी ऊपर की ओर उठने कर जाएंगे और वो फ्लो करना शुरू कर देगा। कैल्शियम जो होगा उनको बर्न टेम्परेचर नहीं मिलने के कारण वह कैल्शियम बर्न नहीं करेगा। लेकिन ये लोग को हमने बताया था कि इनको बर्न टेम्परेचर मिलने के कारण पोटेशियम लिलिक फ्लेम के साथ बर्न कर जाएगा, जबकि सोडियम जो होगा वह गोल्डन येलो के साथ फ्लेम कर जाएगा। हमने कोल्ड वाटर का रेट कराया, अभी हॉट वाटर की चला जाए, यानी एग्जाम्पल नंबर 4 पे चला जाए। 3 एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में दिखा रहा है कि हम हॉट वाटर के साथ, लेकिन जरा सा एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा तो उसको स्टीम के साथ रिएक्ट भी दिखा रहा है। स्टीम के साथ जब रिएक्ट के एरिया में जाएगा तो आम रूप से मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेट होगा, लेकिन हॉट वाटर के साथ जाएगा तो जनरली हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। यानी ऐसी स्थिति में नोटेड हम लोग करते हैं तो नोटेड मिलेगा उस स्थिति में कि मैग्नीशियम reacts with water to form magnesium hydroxide and हाइड्रोजन गैस। ये सॉफ्ट है, ये क्या है? सॉफ्ट है। हमने रिएक्शन एरिया में जब डाले तो मैग्नीशियम मेटल इसलिए सॉलिड स्टेट में होगा, लेकिन ये वाटर होगा लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन इस समय कोल्ड होगा, सॉरी हॉट वाटर होगा। अब जब हॉट वाटर होगा तो उस समय हमारे पास दिखा रहा है कि प्रोडक्ट एरिया में मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा हाइड्रोजन गैस है। यदि मोलिकुलर फॉर्मूला नोट करने के लिए चला जाए तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg और वैलेंसी मेरे पास दिखाएगा 2। दूसरा हाइड्रोक्साइड है जिसका सिंबल OH, वैलेंसी क्या 1। यानी इंटरचेंजिंग करना होगा, और यदि इंटरचेंजिंग करना होगा तो बनेगा MgOH का होल 2 एक्वस प्लस साथ ही साथ मेरे पास जो बनेगा वह बनेगा हाइड्रोजन गैस। कौन बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। हमने बैलेंस इक्वेशन का सहारा लिया। बैलेंस इक्वेशन फिर इवन और ऑड करके सहारा है। हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई इसको लेंगे, और जब 2 टाइम मल्टीप्लाई लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस रहेगा। लेकिन यही कहीं कहीं आपको दिखा रहा है कि मैग्नीशियम का सॉलिड में हमने वाटर का स्टीम के साथ रिएक्ट करा देते हैं गैसियस स्टेट के साथ, तो उस समय मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ये भी कहीं कहीं आ रहा है, लेकिन आम रूप से फिक्शन ई दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी इसको भी दिखा रहा है, इसलिए कि यह गैसियस स्टेट के साथ रिएक्ट करा है और उस समय बन रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड और दूसरी बन रही हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन नंबर 4 में हमारे पास मेंबर दिखा रहा है एल्युमिनियम, लेकिन ये कह रहा है क्या? ये हम जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तब जब हमें हीट मिलेगी तब। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ steam to form
एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी रिएक्टिंग एरिया में एक एल्युमिनियम है, दूसरा स्टीम है, तीसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है। इक्वेशन नोट किया जाए। एल्युमिनियम का मेरे पास सिंबल एल, मेटल होने के कारण सॉलिड स्टेट में होगा। वाटर का कंडीशन बता रहा है कि वाटर का कंडीशन मेरे पास गैसियस होगा। क्या होगा? गैसियस होगा। और जब गैसियस होगा तो उस समय हम जब रिएक्ट करेंगे तो हम बनाएंगे उसका ऑक्साइड, और यदि उसका ऑक्साइड जब बनाएंगे तो वैसी स्थिति में हमारे पास ऑक्साइड जब बनेगा तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, वैलेंसी 3 और हाइड्रोक्साइड का सिंबल O, वैलेंसी 2। अब ऐसी स्थिति में वैलेंसी का इंटरचेंजिंग करेंगे, और वैलेंसी का जब इंटरचेंजिंग करेंगे तो हमें बनेगा Al2O3 एक्वस प्लस साथे साथे हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। बैलेंस का इक्वेशन नंबर 5 है, और वैसी स्थिति में बैलेंस इक्वेशन करना होगा। अभी दिखा रहा है ऑर्डर इधर की किस में खड़ा है, यानी ऐसी स्थिति में हम 3 टाइम मल्टीप्लाई इसको लेते हैं, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई इसको भी लेना पड़ेगा और 2 टाइम मल्टीप्लाई इसको भी लेना पड़ेगा। यानी ऐसी स्थिति में बैलेंस इक्वेशन दिखा रहे हैं। बैलेंस इक्वेशन में मेरे पास मिल रहे हैं एल्युमिनियम का 2 एटम रिएक्टेंट एरिया में, तो प्रोडक्ट में 2 गो, हाइड्रोजन का 6 एटम, प्रोडक्ट एरिया में 6 एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम। यानी ऐसी स्थिति में अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने जिंक का रिएक्शन करा है। एग्जाम्पल नंबर 6 हमने जिंक को, ये जिंक करा है कि हम स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? स्टीम के साथ। तो वैसी स्थिति में हमें कंडीशन दिखाया कि जब स्टीम के साथ रिएक्ट होगा तो मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेट होगा। यानी जिंक reacts with to form zinc oxide and hydrogen गैस। कौन इन्वॉल्व करेगा? हाइड्रोजन गैस करेगा। रिएक्टिंग एरिया में जो खड़ा है एक जिंक है, गैस वाटर का स्टीम सी है, गैसियस स्टेट है, यहाँ प्रोडक्ट एरिया में जिंक ऑक्साइड है और साथ ही हाइड्रोजन गैस है। इक्वेशन नोट करना है। इक्वेशन में यदि जिंक है तो सॉलिड स्टेट में मेटल है, प्लस गैसियस स्टेट में इसलिए स्टीम है। हमारे पास फॉर्मेटेड कंपाउंड जिंक ऑक्साइड है जिसका सिंबल Zn है, वैलेंसी 2 है, ऑक्साइड O है, इनकी भी वैलेंसी 2 है। यानी इंटरचेंजिंग के टाइम में वैलेंसी इक्वल होने के कारण इसका नोट नहीं होगा। यानी ऐसी स्थिति में बनेगा जिंक ऑक्साइड सॉलिड, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। और यदि हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट हो रहे हैं तो बैलेंस की बात कराई जाए तो ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन दिखा रहा है। लेकिन अगली जो एग्जांपल ले रहे हैं उस एग्जांपल पर हमें पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाना है, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछ देती है कि आयरन वाटर के किस कंडीशन के साथ रिएक्ट करेगा। तो वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ये कोल्ड के साथ नहीं करेंगे, हॉट के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे। और उस समय ये आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो एक चीज को आयरन 2 और आयरन 3 जिसको हमने आपको ऑफलाइन में
फेरस और फेरिक दोनों बताएं, यानी फेरस रेडिकल के टाइम में उसकी वैलेंसी 2 और फेरिक रेडिकल में उसकी वैलेंसी 300 करते हैं। वो दोनों का मिक्सचर ऑक्साइड बनाता है और उस मिक्सचर ऑक्साइड को आयरन 2,3 ऑक्साइड को हम लोग फेरेसो फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरेसो फेरिक ऑक्साइड, जिसको दोनों का रेडिकल दोनों के ऑक्साइड को जोड़ देते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड है, और दोनों को ऑक्साइड को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है Fe3O4, जिसको हम बोलते हैं फेरेसो फेरिक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? फेरेसो फेरिक ऑक्साइड। यानी इससे कोई आप हमेशा इसको एग्जामिनेशन व्यू से याद रखना है कि आयरन तब रिएक्ट करेगा जब हॉट आयरन रहेगा, और हॉट आयरन से जब इसको स्टीम गुजरेगा तो जनरली ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेगा और उस समय वह बनाएगा आयरन 2 और आयरन 3 का ऑक्साइड, जिसको जनरल शब्द में हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं फेरेसो फेरिक ऑक्साइड, और जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं वो बनाते हैं Fe3O4। क्या बनाते हैं? Fe3O4, यानी हम लिखते हैं रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन reacts with steam to form आयरन 2 और 3 दोनों का ऑक्साइड फॉर्मेट कर रहा है। आयरन 2 and 3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या कर रहा है? रेड हॉट आयरन का है, और उस पे से जनरली हमने डाल दिया है किसी को, वाटर को, जो स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, और उस समय जब रिएक्ट करेगा तो वह आयरन 2 और आयरन 3 दोनों का ऑक्साइड फॉर्मेट करेगा, और साथे साथे वह हाइड्रोजन गैस देगा। यानी ऐसी स्थिति में FeS प्लस H2O G गैसेस स्टेट में है, इसलिए कि स्टीम है, और उस समय वो बनेगा। तो देखिए, एक है आयरन 2 का ऑक्साइड और दूसरा है आयरन 3 का ऑक्साइड, और दोनों ऑक्साइड को हम जोड़ देते हैं तो हमें बनता है Fe3O4, जिसको हम बोलते हैं फेरेसो फेरिक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? फेरेसो फेरिक, यानी मिक्सचर ऑफ आयरन का ऑक्साइड है, इसलिए इसको हम नोटेट कर दे रहे हैं Fe3O4 सॉलिड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस डिवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस होगा। और ऐसी स्थिति में हमें पहले इक्वेशन का सहारा लेना होगा। ऐसी स्थिति में दिखा रहा है कि 4 टाइम मल्टीप्लाई हम कम है, ये कह रहा है कि आयरन के हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कम है, और ऐसी स्थिति में बता रहा है कि हाइड्रोजन भी 4 टाइम मल्टीप्लाई कम है। लेकिन ये लोग यदि आपसे मिल जाए कि कॉपर सॉलिड रिएक्ट विथ H2O लिक्विड प्रोडक्ट, तो यहां कोई रिएक्शन मत दिखाइएगा, क्योंकि इन लोग के साथ वाटर के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं है। यानी 4 इक्वेशन आपको मिल जाए और उसमें से बोल जाए कि कौन सा रिएक्शन संभव है और कौन सा रिएक्शन संभव नहीं है। तो आम रूप से इतने मेंबर जो हैं वह वाटर के साथ रिएक्ट दिखाएंगे, लेकिन जो इतने मेंबर दिखाए हैं ये वाटर के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। यानी ऐसी स्थिति में लिखा गया डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर एनी कंडीशन, यानी जल के किसी शर्त के साथ ये रिएक्ट नहीं करें। थैंक यू। अगले क्लास में हम रिएक्शन ऑफ एसिड करेंगे।